नेपाल हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है। इंडिया और चाइना इसके पड़ोसी हैं। इसका इतिहास बहुत रिच है, जिसमें कई एक्साइटिंग कहानियां और बहादुर लोग हैं। यहाँ हजारों सालों से अलग अलग ग्रुप्स रहते आए हैं, जिन्होंने एक वाइब्रेंट कल्चर बनाया है। फेस्टिवल्स, पारंपरिक कपड़े, म्यूजिक और डांस नेपाली जीवन का अहम हिस्सा है। ऊंचे ऊंचे हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, ने नेपाल के इतिहास और कल्चर को संवारा है। इन पहाड़ों ने देश की रक्षा की और यूनिक रीजनल लाइफस्टाइल्स को बढ़ावा दिया। नेपाली मान्यताओं के अनुसार ये कई देवी देवताओं का घर भी है। नेपाल की कहानी सर्वाइवल, आर्ट और लोगों की कहानी है। इस जर्नी को समझने से हमें इसकी सुंदरता और ताकत की अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। नेपाल का इतिहास एक्सप्लोर करने के लिए एक फैसिनेटिंग कहानी है। हमारे साथ जुड़िए, हम इस यूनिक धरती को बनाने वाले प्राचीन लोगों, राजाओं और घटनाओं की गहराई में जाएंगे। चलिए समय के इस सफर पर निकलते हैं। नेपाल की कहानी प्राचीन कथाओं और आर्कियोलॉजिकल खोजों से शुरू होती है। काठमांडू वैली पहले एक झील थी, जिसे एक ज्ञानी व्यक्ति ने बदल दिया। किरातास पहले जाने माने शासक थे, जो बहुत स्ट्रांग थे और जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में है। वे प्रकृति की पूजा करते थे और उनके अपने देवता थे। उनके बाद लिचावेस आए, जिन्होंने 4वीं सदी से शासन किया। उन्होंने सुंदर मंदिर और मूर्तियां बनवाई, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दिया। लिच्छवी काल को अक्सर नेपाली कल्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। इन शुरुआती राज्यों ने नेपाल की रिच कल्चरल हेरिटेज की नींव रखी। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म फैले और सदियों तक शांति से साथ साथ रहे। उनकी लेगेसी आज भी नेपाल की परंपराओं और स्मारकों में जिंदा है। यूनिफिकेशन से पहले नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। काठमांडू वैली के मला राजा अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे। वैली के बाहर कई छोटे राज्य अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, जिससे रीजन कमजोर हो गया था। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एक करने का सपना देखा। उनका मानना था कि एक यूनाइटेड नेपाल अपनी रक्षा बेहतर तरीके से कर सकता है। 18वीं सदी के मध्य में उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने आसपास के राज्यों को जीता, जिसमें 1768 में काठमांडू वैली भी शामिल था। यह यूनिफिकेशन नेपाल के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। पृथ्वी नारायण शाह को अक्सर मॉडर्न नेपाल का फाउंडर कहा जाता है। उनके प्रयासों ने अलग अलग लोगों और कल्चर्स को एक साथ लाया। उन्होंने जो देश बनाया, वही आज का नेपाल है, जिसे हम जानते हैं। इस यूनिफिकेशन ने नेपाल को ताकत और एक शेयर्ड आइडेंटिटी दी। पृथ्वी नारायण शाह के बाद शाह डायनेस्टी ने नेपाल की सीमाओं को और बढ़ाया। 19वीं सदी के मध्य में राणा फैमिली ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जुंग बहादुर राणा ने शासन किया और शाह राजा सिर्फ नाम के राजा रह गए। राणास ने नेपाल को दुनिया से अलग थलग कर दिया, जिससे इंडिपेंडेंस तो बनी रही, लेकिन मॉडर्नाइजेशन धीमा हो गया। एजुकेशन, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी इस दौरान पिछड़ गए। इस अकेलेपन के बावजूद नेपाल का कल्चर फलता फूलता रहा। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म अनोखे ढंग से घुल मिल गए और कई मंदिर और मठ बनाए गए। पारंपरिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स और फेस्टिवल्स फलते फूलते रहे। 1951 में राणा शासन खत्म हुआ और शाह राजा ने फिर से पावर हासिल की। नेपाल दुनिया के लिए खुला, पॉलिटिकल बदलाव हुए और देश डेमोक्रेसी की ओर बढ़ा। 1990 में नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज थीं। पॉलिटिकल बदलाव का यह सफर 21वीं सदी में भी जारी रहा। आज नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। 2008 में राजशाही खत्म हो गई और अब लीडर्स चुने जाते हैं। देश प्रोविंसेस में बंटा हुआ है, जहां लोकल गवर्नमेंट्स हैं। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने पर है। नेपाल के सामने गरीबी और नेचुरल डिजास्टर्स जैसी चैलेंजेस हैं। 2015 के भूकंप से काफी डैमेज हुआ और जाने गई। गैप 2S चैलेंजेस के बावजूद नेपाली लोग रेजिलिएंट और मेहनती हैं। नेपाल अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, जो दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। टूरिज्म एक जरूरी इंडस्ट्री है, जो नेपाल के कल्चर और खूबसूरत नजारों को दिखाता है। नेपाल इंटरनेशनली शांतिपूर्ण भूमिका निभाता है और कॉपरेशन को बढ़ावा देता है। यह अपने रिच कल्चर को दुनिया के साथ शेयर करता है और एक यूनिक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। नेपाल प्रोग्रेस और हार्मनी से भरे भविष्य की ओर देख रहा है।